हेलो एवरीवन। आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और वो विषय है इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। यदि हमें किसी भी विषय का पाठ योजना बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 9 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कालांश मेंशन करेंगे, कालांश यानी कि पीरियड। अब जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा आज का प्रकरण कक्षा 10 के लिए है तो यहाँ पे कक्षा 10 लिखा हुआ है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे विषय मेंशन करेंगे, आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद आज का यहाँ पे प्रकरण मेंशन करेंगे, प्रकरण है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अवधि मेंशन करेंगे, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी भी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। यहाँ पे आप जब श्यामपाठ कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप श्यामपाठ कार्य पर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया लिखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, ठीक है। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है तो यहाँ पे आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब यहाँ पे लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसका दूसरा पॉइंट है छात्रों में मुद्रण के इतिहास को ज्ञान करना। उसका तीसरा पॉइंट है अतीत में मुद्रण कैसे होती थी इसकी जिज्ञासा जागृत करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से संबंधित उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे बच्चों में और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्र पाठ के मुद्रण की शुरुआती स्थान के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है प्राचीन काल में मुद्रण कैसे होती है उसकी ज्ञान प्राप्त होगी। तीसरा पॉइंट है मुद्रण प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। और चौथा पॉइंट है मुद्रण दैनिक जीवन में क्यों आवश्यक है इसके महत्व का विवेचन कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि, ठीक है। उसका शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इसमें वो सब सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को मुद्रण के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। इसमें मिनिमम 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है, ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे और छात्र छात्रा जो उत्तर देंगे वो छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न छात्राध्यापक पूछते हैं, आप जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं यहाँ सभी तरफ रंगीन फोटो, किताब, सुंदर सुंदर किताब के चित्र, एक समान लिखावट, ये कैसे होता है, कौन लिखता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, देखिए उत्तर देंगे
ये चित्र एवं लिखावट मशीन द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करेंगे, इस मशीन को क्या कहते हैं जो एक समान लिखित एवं रेखांकित चित्र प्रदान करती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, देखिए उत्तर देते हैं छपाई मशीन, प्रिंटिंग मशीन। ठीक है। उसका छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करेंगे, छपाई मशीन क्या क्या छापती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, देखिए उत्तर देंगे किताब, पोस्टर, फोटो, अखबार। ठीक है। उसका चौथा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछेंगे, छपाई यानी मुद्रण सबसे पहले पृथ्वी पर कहाँ शुरू हुआ। तो छात्र छात्रा कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। प्रस्तुतिकरण को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पार्ट में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है। क्योंकि ये हमारा प्रकरण है तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में क्या बताते हैं। देखिए मुद्रण यानी छपाई की गई कोई भी वस्तु जिनके बिना हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे जो किताब हो, कपड़ा हो या पत्र पत्रिकाएं, सभी हम मुद्रण रूप देखना पसंद करते हैं। न ही हाथ से लिखी कोई पत्र, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में परीक्षा के प्रश्न पत्र या प्रमाण पत्र भी इसकी शुरुआत चीन में हुई, जिसकी उत्पत्ति 594 ईस्वी पूर्व में है। ये छपाई काठ की एक तुरती में स्याही लगी होती है जिसे कागज पर रगड़ दिया जाता है। किताबें छपने लगा था, इसलिए उत्पत्ति चीनी किताब अकॉर्डिंग शैली से किनारों को मोड़ने के पश्चात सील कर बनाई जाती थी। जो व्यक्ति अपने हाथों से सुंदर एवं सुडल अक्षरों में लिखते हैं उन्हें सुखनविशी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट से देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। अब श्यामपट कार्य पर जो पढ़ा रहे हैं वो शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, हेडिंग दिया हुआ है। और देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है मुद्रण संस्कृति की शुरुआत चीन, जापान और कोरिया में हुई। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मुद्रण संस्कृति का प्रारंभ 594 ईस्वी को हुआ था। तीसरा पॉइंट है इस समय किताब एक्कॉर्डियन शैली में छपी जाती थी। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है। बोधात्मक प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है मुद्रण संस्कृति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं चीन, जापान तथा कोरिया से। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं मुद्रण संस्कृति कब से प्रारंभ हुई। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं 594 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें आप बच्चों को इसके आगे जो आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं ये जानने के लिए प्रश्न पूछेंगे। इसमें 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है मुद्रण संस्कृति चीन से जापान में कैसे हुआ, क्या आप जानते हैं। तो इसके बारे में छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जापान में मुद्रण। ठीक है। और जापान के मुद्रण के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं, चीन बौद्ध प्रचारण लगभग 765 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान पहुँचे। जापान में डायमंड सूत्र पुस्तक 868 ईस्वी में छपी जो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। इसी प्रकार यूरोप में भी छपी किताब पहुंचने लगी। तभी एक महान खोजी मार्को पोलो ने 1295 ईस्वी की इटली से चीन गया, जहां काफ़ी सालों तक खोज किया। अतः अपने साथ काठ से छपी तकनीक एवं जानकारी 1295 ईस्वी को यूरोप में छपी किताबें चलन में आ गई। यहाँ बीच में लेकर राज परिवार तक सभी शौक से पढ़ने लगे। यूरोप की छपी संस्कृति
पलमचर्म पत्र होती थी। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट से देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर जो पढ़ा रहे हैं वो शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जापान में मुद्रण। हेडिंग देने के बाद पहला पॉइंट है जापान में मुद्रण चीनी बौद्ध प्रचारक आए थे। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट है डायमंड सूत्र से सबसे पुरानी छपी पुस्तक 868 ईस्वी की है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है यूरोप में छपाई की जानकारी मार्को पोलो 1295 ईस्वी को लाया। ठीक है, इसी के साथ हमारा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। इससे आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति में छात्र अध्यापक जो पढ़ाए हैं उसे पुनः रिक्रिएशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है मुद्रण संस्कृति की शुरुआत चीन, जापान और कोरिया से हुआ। दूसरा पॉइंट है मुद्रण संस्कृति 594 ईस्वी से हुआ। और तीसरा पॉइंट है यहाँ एकोडियन शैली में किताब छपी जाती है। चौथा पॉइंट है चीनी बौद्ध प्रचारकों द्वारा मुद्रण संस्कृति जापान पहुंचा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है जापान में कुछ ब्लॉक है जहां 80,000 बौद्ध ग्रंथ थे। उसका छठवां पॉइंट है मार्को पोलो इटली के महान खोजी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का साथ में मूल्यांकन करता है कि जो उसने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उसके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उसके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें भी मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है मुद्रण संस्कृति की शुरुआत कब हुई। दूसरा प्रश्न है डायमंड सूत्र क्या है। और तीसरा प्रश्न है बोर्ड ब्लॉक में क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर जाकर प्रैक्टिस करने का मौका मिले और हमें पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस के बाद क्या डाउट आ रहा है वो सब प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है चीन में मुद्रण संस्कृति के बारे में लिखें। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।